स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र आरओ सामान्य अध्ययन 2023 बुक में दिए गए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यहाँ महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के हुमर की उपाधि दी जाती है, जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान अस्तराबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी सही है। ये आरओ 2021 का प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई, मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो ये है जयचंद। ऑप्शन बी सही है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। अब देखते हैं गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये है बलबन। ऑप्शन इसमें एक सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ये है दिल्ली। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद में यहाँ पे इस बुक में तथ्यात्मक नोट्स भी दिए गए हैं, जिन्हें हम लास्ट में एक साथ में देख लेते हैं। इस प्रश्न से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। चूंकि प्रश्न में राज्यकाल में राजधानी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे उत्तर दिल्ली होगा। अब देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इस तरफ यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, इस तरफ यहाँ पे उनके राजा हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा। आप इसे स्वयं से मिलान कर लीजिए। इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। रणथंभौर संबंधित है हमीर देव से। चित्तौड़ के राजा है राणा रतन सिंह। देवगिरी के है राजा राय रामचंद्र और गुजरात के हैं कर्णदेव। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये है मुबारक खिलजी। ऑप्शन सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। से इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य जन भलाई के लिए कुछ परोपकार किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी सही होगा इसमें।
सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अब देखते हैं लोधी वंश से संबंधित तथ्यों को। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और जुलाई 1489 ईस्वी में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोधी सहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये है सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी सही है। सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। प्रारंभ से 31 वर्ष तक सुल्तान सिकंदर लोधी ने अनाज से जकात, ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर है, इसे समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये हैं आज तेलुगु कवि। ऑप्शन बी सही है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उसकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये है तेलुगु का। ऑप्शन डी सही है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देव राय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देव राय द्वितीय के शासनकाल के समय विजयनगर आया था। इनका कार्यकाल है 1422 से 1446 ईस्वी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसमें नहीं पूछा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के नहीं बनवाया। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इल्तुतमिश ने और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज ने चौथी मंजिल का निर्माण पुनः करवाया और साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ उनके निर्माता हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन होगा बी।
यहाँ पे आप ये मिलान स्वयं करिए, इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। अटाला देवी मस्जिद, इसके निर्माता है इब्राहिम शाह सर्की। छोटा सोना मस्जिद के निर्माता है वली मोहम्मद। कदम रसूल के निर्माता है नुसरत शाह। अदीना मस्जिद पांडुआ के निर्माता है सिकंदर शाह। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत साहित्य से संबंधित प्रश्नों को। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में, ऑप्शन सी सही है। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पचयाली नामक स्थान पर हुआ था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, आसिका, नूह सिपिहर तथा तुगलक नामा आदि प्रमुख हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत के अनुसार अथवा 1253 ईस्वी हरिश्चंद्र चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार है। दिल्ली गजेटियर के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी तथा मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पे आप ये स्वयं भी मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक तरफ सूची 1 में दिया गया है पुस्तक और दूसरी सूची 2 में दिया गया है लेखक, तो इसका यहाँ पे मिलान करना है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के हैं जयनंदा और भक्ति रत्नाकर के हैं नरहरि चक्रवर्ती। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत विविध से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो ये है जौहर प्रथा, ऑप्शन सी सही है। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो यह है नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी सही है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो शाह नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये यूपीआरओ 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, एक तरफ यहाँ पे युद्ध दिए गए हैं, एक तरफ इनका वर्ष है, तो यहाँ पे मिलान करना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसके बारे में नीचे देखते हैं। चंदावर या चंदावाड़ का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। एक तरफ यात्री है, एक तरफ देश दिए गए। इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को का था। मार्को पोलो इटली का। नूनिज ये पुर्तगाल का था। अब्दुल रजाक तुर्की का नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा, यही आंसर भी है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय भारत आया था। इनका समय है 1268 से 1310 ईस्वी। फारस का राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और देवराय द्वितीय का शासनकाल है 1422 से 1446 ईस्वी। नूनिज पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 4 घटनाएं दी गई हैं, इसमें से बताना है कौन सी घटना सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण करना, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो सबसे पहले हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद तराइन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, फिर अफगान षड्यंत्र हुआ, इसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ आना है। ऑप्शन यहाँ पे एक ए सही होगा। 4 3 2 1। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 ईस्वी का दोषी माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी।
अब देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया, तो ये किया गया मोहम्मद बिन तुगलक की, ऑप्शन बी सही है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य 1394 ईस्वी में बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोधी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन ने, ऑप्शन ए सही है। 1420 से 1470 ईस्वी तक लगभग 50 वर्षों का लंबा समृद्धिपूर्ण शासन चलाने वाले कश्मीर के सुल्तान जैन उल आबिदीन ने सर्वव्यापी सहिष्णुता की नीति अपनाई। कश्मीर के निर्वासित ब्राह्मणों को वापस बुलाया, जजिया कर हटा लिया और नए मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी होयसल की, ऑप्शन सी सही है। हैलेबिडु कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। इसे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। यह होयसल राजवंश की राजधानी थी। अब देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था तथा वहां से इसका प्रसार उत्तर में हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवर संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी सही है। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, तो ये है अमर मूल, ऑप्शन बी सही है। शबद, साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये है नामदेव, ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में नरसी में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग के विरुद्ध थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, तो ये है तुलसीदास, ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदियां, ऑप्शन डी सही है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वाद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 16वीं-17वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा किया गया, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। शेख अहमद सर हिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात हैं। यह सिलसिला समाज संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस ने, ऑप्शन ए सही है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया।
वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर एक हम्स है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे तो ये थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ऑप्शन सी सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान में लगभग 1138-39 ईस्वी में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? नसरुद्दीन को। ऑप्शन डी सही है। शेख नसरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। अब देखते हैं मुगल वंश बाबर से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ये है दौलत खान। ऑप्शन सी सही है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोधी को यह भ्रम था कि अन्य लुटेरे शासकों की तरह बाबर भी हिंदुस्तान को लूट कर वापस लौट जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और वह इसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। ऑप्शन सी सही है। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से संबंधित थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की का देश तुर्किस्तान था। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई किया था? खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी सही है। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं हुमायूं और शेरशाह से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर के। ऑप्शन ए सही है। कलिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक हुक्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोले में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64:1। ऑप्शन डी सही है। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया ये 178 ग्रेन का था तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलाया। दाम और रुपया की विनिमय दर 64:1 थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन है, कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दूसरा होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। दौरा का युद्ध हुआ था 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। यहाँ पे अभीष्ट उत्तर बी होगा। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो ये है शेरशाह। यहाँ पे 4 में से शेरशाह उच्च शिक्षित थे। ऑप्शन डी सही है। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, जो उस समय उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है इन दोनों में से शेरशाह सूरी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप
में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन केवल एक, ये यूपीआरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। शेरशाह सूरी, इनका समय है 1540 से 1545 ईस्वी का। मध्ययुगीन भारत के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, अतः यहाँ पे कथन एक सत्य है। एक शासक के रूप में शेरशाह के गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। युद्ध के मैदान पर यदि उसे कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त हुई तो कुछ युद्धों में असफलता का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हुमायूं ने देवरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया, जिसमें शेरशाह भी शामिल था। इसी तरह शेरशाह द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल था, जबकि प्रशासक के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण हेतु उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई थी। सैन्य सुधार के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को कड़ाई से लागू किया। इसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का था तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसी प्रकार शेरशाह की न्याय व्यवस्था भी मध्ययुगीन भारत में अप्रतिम स्थान रखती है। नेक्स्ट है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहिना का निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों, किला ए कोहिना, मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब देखते हैं अकबर से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, अकबर का शासन जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो ये धार्मिक कट्टर नहीं था, ऑप्शन चौथा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु अपनी धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। यहाँ पे 4 कथन गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये है हकीम सूर। ऑप्शन बी सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां कर रहे थे तथा दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग में अफगानों की एक टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व हकीम खान सूर कर रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये है कछवाहा। ऑप्शन सी सही है। आमेर का शासक राजपूत कछवाहा वंशी बिहारी मल भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। वह पहला राजपूत शासक भी था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ बताना है। तो जजिया की समाप्ति पहले हुई, इसके बाद इबादत खाने का निर्माण हुआ, फिर मजहर पर हस्ताक्षर हुआ, इसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना हुई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम से है, इस प्रकार से क्रम से है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही देवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण, उड़ीसा पर कर रानी की विजय। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से इनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसके बारे में नीचे देखते हैं। अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह हुआ था 1562 ईस्वी में। तुकारोई का युद्ध हुआ था 1575 ईस्वी में।
मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में और उड़ीसा पर कर रानी की विजय हुई थी 1568 ईस्वी में। यहाँ पे जो सही काल क्रमानुसार है ये है 3, 1, 4, 2। सबसे पहले मालवा पर मुगल का आक्रमण हुआ, इसके बाद अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह होता है, इसके बाद उड़ीसा पर कर रानी की विजय और फिर तुकारोई का युद्ध होता है। अब देखते हैं जहांगीर से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ड। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। पीटर मुंडी ब्रिटिश का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ड डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक जहांगीरी इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेंसी ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ड में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण दिया है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? जहांगीर का। ऑप्शन डी सही होगा। दिए गए विकल्पों के अनुसार जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदारा नामक स्थान पर स्थित है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। ऑप्शन ए सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहित एवं सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। बाद में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के निर्देश भी खुदा है। अब देखते हैं शाहजहां से संबंधित प्रश्न। पहला है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। ऑप्शन सी सही है। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। अब देखते हैं औरंगजेब से संबंधित प्रश्न। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो ये है औरंगजेब। ऑप्शन सी सही है। औरंगजेब जो कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं पर अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित दुष्कृत्यों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। इस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जयसिंह के साथ। ऑप्शन बी सही है। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा के शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। ऑप्शन डी सही है। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकोह को। ऑप्शन ए सही है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादा दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। अब देखते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को। पहला है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। ऑप्शन बी सही है। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था।
मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिसके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। मुगल कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जेलिन और रस्किन ने। ऑप्शन ए सही है। तुजुक ए बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेजेंड और विलियम रस्किन ने किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रस्मनामा। ऑप्शन बी सही है। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रस्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ऑप्शन ए सही है। रस्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। ऑप्शन सी सही है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रस्मनामा नाम से किया गया था। मुगल काल से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो सही है इसके बारे में बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला है जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पे सही है पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। केवल 1 और 3 सही है। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ किया था, जिसके तहत जात व सवार पद प्रदान किए जाते थे। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसबदार का आधा या आधे से अधिक होती थी। तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार होते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है, एक तरफ यहाँ पे बादशाह दिए गए हैं, एक तरफ उनके दीवान हैं। तो यहाँ पे 4 बादशाह हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। इसके बारे में हम नीचे मिलान देख लेते हैं। इस तरफ बादशाह, इस तरफ दीवान है। अकबर के हैं मुजफ्फर खान, जहांगीर के गियास बेग, इत्माद-उद-दौला, शाहजहां के हैं सादुल्ला खान और औरंगजेब के हैं असद खान। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। 4 युद्ध दिए गए हैं, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। इसमें 4 ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। दारा सिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्यु दंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का सिर काट दिया गया। इटालियन इतिहासकार निकोलो मनुची अपनी पुस्तक हिस्टोरिया द मोगोर में लिखते हैं कि दारा का सिर ताजमहल आगरा में दफनाया गया, जबकि उसका धड़ हुमायूं के मकबरा दिल्ली में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रमानुसार नीचे से कूट से चुनिए। यहाँ पे कालक्रम आपको चुनना है। मोहम्मद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर और बहादुर शाह, इनका समय किस प्रकार से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा तीसरा। सबसे पहले आते हैं जहांगीर, इसके बाद मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और फिर बहादुर शाह द्वितीय आते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक
मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक, जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ा था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। अफगान दल का नेता था ये। बहादुर शाह द्वितीय, इन्हें जफर भी कहते हैं, इनका कार्यकाल था 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। यहाँ पे आपको इन युद्धों पर विचार करके इनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन है वो होगा दूसरा। नीचे देखते हैं, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो इनमें सबसे पहले कौन आती है? तो ये है पद्मिनी, इसके बाद दुर्गावती आती हैं, फिर आती हैं ताराबाई, इसके बाद अहिल्याबाई लास्ट में आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के समय राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। यहाँ पे अभिष्ट उत्तर बी होगा, जो आप स्वयं से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। हॉकिंस, थॉमस मुनरो, मनुची, राल्फ फिंच, ये सभी भारत में कब कब आए थे, किस किस समय, इसका मिलान करना है। यहाँ पे इसके बारे में कोई एक ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। हॉकिंस आया था 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य। थॉमस रो 1615 से 1619। मनुची आया था 1653 से 1708 ईस्वी के मध्य। और राल्फ फिच आया था 1583 से 1586 के मध्य। यहाँ पे निकटतम विकल्प बी माना जा सकता है। निकटतम विकल्प बी माना जा सकता है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 का बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनके द्वारा बनाई गई यहाँ पे जामा मस्जिद, संभल, दीन पनाह, जहांगीरी महल, इत्मादुद्दौला का मकबरा, किसके समय में क्या क्या बना था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। हुमायूं का दीन पनाह, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का इत्मादुद्दौला का मकबरा और बाबर का है जामा मस्जिद संभल का। इसके बारे में नीचे देखते हैं। बाबर का है जामा मस्जिद संभल का, हुमायूं का दीन पनाह, अकबर का जहांगीरी महल, जहांगीर का समय बना था इत्मादुद्दौला का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? हुसैन, अली और अब्दुल्ला। ऑप्शन ए सही है। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 ईस्वी में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। अब देखते हैं सिख संप्रदाय से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? लहना। ऑप्शन बी सही है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने सिख लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास। ऑप्शन बी सही है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने अब उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम से उसका नाम अमृतसर पड़ गया। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ये है हेमकुंड। ऑप्शन, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? हेमकुंड में। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में से हेमकुंड चमोली उत्तराखंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है।
निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं द्वारा निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है किनकी मृत्यु किसी शासक ने करवाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा गुरु अर्जुन देव का और गुरु तेग बहादुर का। दूसरा और चौथा ऑप्शन में होगा ए, यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन ए सही है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन मुगल शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, इनका समय है 1581 से 1606 ईस्वी। सिखों के ये 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन देव से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया। 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए। उनका मुख्य कार्य आदि ग्रंथ का संकलन करना था। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर, इनका समय है 1664 से 1675 ईस्वी। सिखों के ये 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनैतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई थी। औरंगजेब की बहुचर्चित कठ मुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं मराठा राजवंश से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो ये रुपया, लारी, टका थी। रुका नहीं थी, ऑप्शन डी होगा। रुका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी एवं टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका चयन का उत्तर करिए। तो यहाँ पे कालक्रम चुनना है आपको। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। ये छत्रपति शिवाजी से संबंधित सभी घटनाएं हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला। ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले होता है चाकल के किले पर विजय, इसके बाद मुगलों से मतभेद प्रारंभ होता है, इसके बाद अफजल खां का प्रकरण आता है, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम है। चाकन किले पर विजय ये हुआ था 1648 ईस्वी में। मुगलों से मतभेद प्रारंभ हुआ 1657 ईस्वी में। अफजल खां का प्रकरण 1659 ईस्वी में हुआ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी में हुआ था। नीचे कथन कारण दिया गया है। कथन है इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही है ये होगा पहला। इसमें से जो ए सही है, लेकिन यहाँ पर जो आर है ये गलत है। इसमें कथन सही है लेकिन जो कारण दिया गया है ये गलत है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था, इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव खाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशी राज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। ऑप्शन डी सही है। राजा राम, इनका समय है 1689 से 1700 ईस्वी के मध्य।
साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। अब देखते हैं तथ्यात्मक नोट्स। पहले देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित तथ्यों को। पहला है मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कुतुबी था। उसने किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। अलबर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद की रचना भी की थी। किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से संबंधित तथ्यों को। पहला है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका समय है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उदारता के कारण उसे लाख बख्श लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुवल उल इस्लाम और अजमेर में 28 दिन का छोकरा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है। इसमें खेलते हुए घोड़ों से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। जो चांदी का टंका था ये 175 ग्रेन का था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के मध्य थी। बेगम रजिया को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायाब ए ममलिकात का पद दिया गया। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसने सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई माना है। उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। मंगोल से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। भारत में सुल्तान इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित तथ्यों को। पहला है अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी थी। मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों गुत्त, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था।
अब देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित तथ्यों को। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। इसका शासनकाल है 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। बरनी मोहम्मद की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दोआब में कर वृद्धि, दौलताबाद को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण करना तथा कराचिल की ओर अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपने यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। दासों की देखभाल के लिए उसने एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। फिरोज तुगलक हक ए सद नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में से दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी। उसमें कुशल हकीम रखे थे। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका समय है 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। इस समय दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया था तैमूर के आक्रमण ने। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ 5वीं मंजिल का निर्माण भी कराया था। अब देखते हैं लोदी वंश से संबंधित तथ्यों को। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवान ए मुस्त खराज, इसे प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये राजस्व विभाग है। दीवान ए रियासत, ये बाजार नियंत्रण विभाग है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग है। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया। ये दान विभाग है। एक तरफ विभाग दिया गया है, यहाँ पे उनकी कार्य विधियों का सुमेलन है। दीवाने अज सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित है। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग, दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। फिरोज शाह तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। खुम्स लूट का धन था। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इसके शासनकाल में 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित हुआ। दिल्ली सल्तनत कला से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और इसका नाम
तुगलकाबाद रखा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत शाही से संबंधित तथ्यों को। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो को प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा संगीत राज ग्रंथों का प्रणयन किया तथा सारंग देव के संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्करण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित तथ्यों को। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया तथा जौनपुर जनपद की वेबसाइट के अनुसार 1484 ईस्वी में, जबकि गजेटियर ऑफ अवध एवं आगरा प्रांत तथा कई पुस्तकों के अनुसार 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली का अंग बना लिया था, दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। नेक्स्ट है इब्राहिम शाह सरकी। जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। इनका शासनकाल है 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार। उसके शासनकाल में सरकी शैली का उदय हुआ। उसके समय में जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्ति लता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई साहिस खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबिदीन ने ही करवाया था। जैन उल आबिदीन को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसका शासनकाल है 1420 से 1470 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। बहमनी साम्राज्य बाद में स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ पर ये 5 टुकड़ों में बट गया। इसके बारे में देख लेते हैं। इस यहाँ पे चार्ट में दिया गया है। इस तरफ राज्य है, इस तरफ संस्थापक है, इस तरफ राजवंश है। बरार के संस्थापक हैं फतेह उल्लाह इमाद शाह, इनकी राजवंश है इमाद शाही वंश। बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ शाह आदिल शाह, इनकी जो राजवंश है ये है आदिल शाही वंश। अहमदनगर के संस्थापक हैं मलिक अहमद, इन्होंने निजाम शाही वंश की स्थापना किया। गोलकुंडा के शासक हैं कुली कुतुब शाह, इन्होंने कुतुब शाही वंश की स्थापना की। और बीदर के हैं अमीर अली बरीद, इन्होंने बरीद शाही वंश की स्थापना किया। तो बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में स्वतंत्रता से टूट गया था। तो यहाँ पे इनके राज्य संस्थापक और राजवंश आप देख लीजिए। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित तथ्यों को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उसका वंश संगम वंश कहलाया। नरसिंह सालुक ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुक वंश की स्थापना की। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इनका कार्यकाल का समय है 1422 से 1446 ईस्वी। अब देखते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित तथ्यों को। पहला है
सूफी आंदोलन का भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर्य एवं मीराबाई ने संभाली। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। कबीर का समय है 1398 से लेकर 1518 ईस्वी के मध्य। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। सिकंदर लोदी का समय है 1489 से 1517 ईस्वी और गुरु नानक का समय है 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम कृतियां हैं। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो ने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। चिश्ती शाखा के सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहम्मदीन कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया था। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। सूफीवाद के सिलसिले में नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। अब देखते हैं मुगल वंश से संबंधित तथ्यों को। सबसे पहले देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतुलुग निगार खानम के घर हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। घाघरा का युद्ध मई 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, यह विजयनगर और मेवाड़। बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ में लिखा। बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब देखते हैं हुमायूं और शेरशाह से संबंधित तथ्यों को। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां माहम बेगम सिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बेलगाम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। नेक्स्ट है
22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में कराया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। किला, एक कुहिना मस्जिद, शेर मंडिल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। हिस्सों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब देखते हैं अकबर से संबंधित तथ्यों को। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 63 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। मीर बख्शी मुख्य सैन्य विभाग का प्रमुख था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। हरि विजय सूरी जैन साधु थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था। ये आए थे 1583 से 86 ईस्वी के मध्य। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विवादों पर वाद विवाद करना था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में है। महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। प्रथम प्रमुख मुगल बादशाह एवं उनका मकबरा दिया गया है। एक तरफ सम्राट है, एक तरफ मकबरा है। बाबर का है काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। अब देखते हैं जहांगीर से संबंधित तथ्यों को। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। ये आए थे 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति के चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी रखा। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई। अब देखते हैं शाहजहां से संबंधित तथ्यों को। 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, जो बाद में शहजादा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, आगरा की खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, शामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला दिल्ली के प्रमुख हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां
अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा सिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तथा उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवत गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा आरंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। स्मारक व उसके निर्माता दिए गए हैं। सिर्फ स्मारक है, सिर्फ निर्माता है। अलाई दरवाजा दिल्ली में, इसके निर्माता है अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। मोती मस्जिद आगरा की, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया और मोती मस्जिद दिल्ली की, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने उपहार में दिया था। अब देखते हैं औरंगजेब से संबंधित तथ्यों को। पहला है मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ। उसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 5 जून 1659 ईस्वी को हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थल पर 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत कई सरकारों जिलों में बटा था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत लाया गया। राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम तांबे का सिक्का था। अब देखते हैं मुगल कालीन संस्कृति से संबंधित तथ्यों को। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा हैं। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन नादिर उद जामा की उपाधि दी गई इन्हें। उस्ताद मंसूर नादिर उल अस्र है इनका नाम। फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख गायक थे। अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसने हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। मुगल कालीन प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें दी गई हैं। सिर्फ लेखक हैं, सिर्फ पुस्तकें हैं। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकाते अकबरी। अब्बास खां सरवानी की पुस्तक है तारीखे शेरशाही। हसन निजामी की है ताजुल मासिर। ख्वाद मीर की है कानून ए हुमायूनी। भीमसेन की है नुक्सा ए दिलकुशा। मिर्जा मोहम्मद काजिम की है आलमगीर नामा। इनायत खां की है शाहजहां नामा। चंद्र खान ब्राह्मण की है चहार चमन। मोतमिद खां की है इकबाल नामा जहांगीरी। गुलाम हुसैन की है सियार उल मुतकरीन। मोहम्मद सालेह की पुस्तक है आलमे सालेह। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पाद शाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। निस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी।
मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अब देखते हैं सिख संप्रदाय से संबंधित तथ्यों को। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की थी। चौथे गुरु रामदास थे। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय में प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कंघा और कड़ा रखने का आदेश दिया। अब देखते हैं मराठा राज्य और संघ से संबंधित तथ्यों को। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद यानी नजरबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी। ये इस प्रकार हैं। पेशवा, ये राजा का प्रधानमंत्री था। आमत्य अथवा मजमू आदर, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाकिया नवीबिया मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखते थे। सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री थे। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रतिबंध देखते थे। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये हैं अष्ट प्रधान जो कि शिवाजी के समय में बनाए गए थे। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे पराजित हुए। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित तथ्यों को। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। इसे लंपट मूर्ख कहते थे। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। कुछ परीक्षापयोगी तथ्य दिए गए हैं। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुजिन था। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। इनका कार्यकाल है 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्ण काल था। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते थे। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा नामक स्थान पर स्थित है। पीटर मुंडी ब्रिटिश यात्री था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।